2 दिन बाद। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, जीते रहो। इलाम साहब गले मिले थे और फहाद साहब के भी गले लगकर उन्होंने हैरान कर दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो रोहान, बहुत अच्छा लड़का है, मुझे खुशी होगी अगर ये हमारा दामाद बन जाएगा तो। क्यों अनुषा? और अनुषा भी सामने आ गई थी सब गेस्ट को वेलकम करने। डार्क मैरून साड़ी में वो जैसे ही सामने आई थी, फहाद साहब की नजरें फिर हट ही नहीं पाई उनसे। प्लीज कम इन। वो फहाज की आंखों में देखने से भी कतरा रही थी। जिस शख्स को वो पिछले कुछ दिनों से इतना इग्नोर कर रही थी, अब उसे 3 पीस सूट में देखे बिल आकर उन्होंने फहाज के चेहरे को एक नजर देख ही लिया था, जिसमें बला का गुस्सा था। टाई कहाँ है? वो दोनों जैसे ही एक साथ अंदर आए थे, अनुषा ने पहला सवाल ही पूछा था। सीरियसली तुम्हें मेरी टाई की पड़ी है? जी प्रोफेसर साहब, प्लीज अंदर चलें। और वो खुद दूसरी तरफ चली गई थी। हाल में मेहमान आना शुरू हो गए थे। एक पल को फहाज का गुस्सा आसमान छू रहा था जब उन्होंने एलाम का हाथ अनुषा की वेस्ट पर देखा था। बास्टर्ड! फहाज पुत्र यहाँ नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था। बीजान वो मेरी बीवी है, जिसके इतना करीब है वो, मैं उसे। मैंने क्या कहा था बेटा? अभी नहीं, इस फंक्शन को खत्म हो जाने दो, फिर बैठकर बात करेंगे। फहाज के माथे पर बोसा देकर उन्होंने फहाज का गुस्सा किस हद तक कम कर दिया था। और जब मंगनी हो गई थी, कुछ कपल डांस फ्लोर पर स्लो रिदम पर डांस कर रहे थे, तब फहाज बहुत ग्रेसफुली अनुषा की तरफ बढ़े थे। सबके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। मैं आए? नो, वो मेरे साथ। एलाम की बात काट दी थी अनुषा ने जब फहाज के हाथ पर अपना हाथ रखा था। सब देख रहे हैं फहाज। अनुषा की बात तो जैसे इग्नोर कर दी थी जब उसकी वेस्ट पर हाथ रख के सरगोशी की थी। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। व्हाट द हेल, अंबर ने गुस्से से कहा था, जो एक कॉर्नर पर खड़ी सब देख रही थी। ये धुआं धुआं सा रहने, मुझे दिल की बात कहने दो। मैं पागल दीवाना तेरा, मुझे इश्क की आग में जलने दो। फहाज, फहाज बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। सब देख रहे थे तुम्हें और मेरा दिल जल रहा था। मुझे छू गई तेरी नजर, मुझे होश भी नहीं रहा। इस आग में जलने का अपना मजा, अपना मजा। जलन क्यों हो रही थी? मैं खूबसूरत हूँ इसलिए, या कुछ हैंडसम मैन देख रहे थे इसलिए? अनुषा ने टीज करते हुए पूछा तो फहाज की गिरफ्त और मजबूत हो गई। मुझे पब्लिक डिस्प्ले में कोई दिलचस्पी नहीं, मगर मैं टीजिंग को लाइटली नहीं लेता माय वाइफ। हाथ को ऊंचा किए अनुषा को फिर से घुमाकर वापस अपनी बाहों में भर लिया था उन्होंने। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। सब देख रहे हैं फहाज, एक्सक्यूज मी। वो शर्मा गई थी, फहाज की आंखों में अलग ही जज्बात थे। एक्सक्यूज किए वो जैसे ही वहां से गई थी, फहाज भी उनके पीछे वहां से चले गए थे। अनुषा प्लीज। फहाज नोट नाउ, घर चलकर बात करेंगे। घर? कौन सा घर? उन्होंने अनुषा का बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया था। अपार्टमेंट फहाज। ओ, जहाँ तुम मुझे अकेला छोड़ गई थी ये सोचे बगैर कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने जैसे ही कहा था, अनुषा ने बेबसी की आलम में अपना हाथ फहाज के गाल पर रखकर चेहरा अपनी तरफ किया था। वो घर के इस कमरे में थे जो अनुषा का था। फहाज प्लीज। प्लीज व्हाट यू बास्टर्ड। दरवाजा खुलते ही एहलाम ने फहाज के मुंह पर मुक्का मार दिया था, जो एक झटके से पीछे जा गिरी थी। अनुषा तुम ठीक हो? पुप्पो आप ठीक है? एहलाम के साथ 2 फैमिली के मर्द देखकर अनुषा ने गुस्से से एहलाम को देखा था। ये बदतमीजी कर रहा था अनुषा के साथ, एहलाम ने ऊंची आवाज में कहा था, और फहाज को पूरी तरह मशकूक कर दिया था इस लम्हे। ये क्या बकवास कर रहे हो? फहाज साहब उठते ही गिरेबान पकड़ लिया था एहलाम का। अच्छा तो क्या कर रहे थे अनुषा के कमरे में? डांस फ्लोर पर भी जबरदस्ती कर रहे थे तुम? इनफ इज इनफ एहलाम, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर एहलाम साहब ने फिर से फहाज पर हाथ उठाया था। ऐसा नहीं था तो बताओ क्या कर रहा है ये तुम्हारे कमरे में? बस कर जाओ एहलाम, तुम जवाब दो मुझे, किस हद से ये तुम्हारे इतने करीब आया? ये जबरदस्ती ही कर रहा था। अनुषा की खामोशी पर फहाज ने भी चुप्पी इख्तियार कर ली थी और एहलाम की भड़ास बर्दाश्त करने लगे थे। फहाज, पुप्पो आप पीछे रहें। इन दोनों ने अनुषा को पकड़कर पीछे कर लिया था। वो हैरान नजरों से फहाज को देख रही थी, जो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर रहे थे, बस मार खा रहे थे। ये सब क्या तमाशा हो रहा है?
मुबश्शिर साहब ने गुर्राते हुए पूछा था और एहलाम के हाथों से गिरेबान छुड़ा लिया था। डैड जी, अभी माफी मांगो एहलाम, वो मेहमान है हमारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? डैड माफी मांगो। मगर फहाज साहब जब बेड का सहारा लिए उठ गए थे, फहाज खुदा हाफिज, अनुशे के हाथ को झटक दिया था उन्होंने और वहाँ से चले गए थे। फहाज अपार्टमेंट में जैसे ही दाखिल हुई थी, फ्लोर पर लगे खून को देखकर वो सीधा अपने बेडरूम में गई थी। फहाज अल्फाज दम तोड़ गए थे जब फहाज को बेड पर आंखें बंद किए लेटे देखा था। आप ठीक हैं? वो पास आकर बैठ गई थी। अनुशे का हाथ अपने जख्मी होठों से हटाकर अपने सीने पर रखते हुए पूछा था और आंखें मुकम्मल खोल ली थी। अपने हाथ को मेरे होठों से हटाकर मेरे सीने पर रखकर कसम खाओ मेरी कि तुम मेरी ही अनुशे, फकत मेरी हो। मेरे जख्म भर जाएंगे, मेरी तड़पती रूह ठंडी पड़ जाएगी, वजूद से जाती हुई जान वापस आ जाएगी। मगर अनुशे उनकी सभी बातें इग्नोर कर गई थी। कितना खून बह रहा है फहाज, क्यों इन लोगों की मार बर्दाश्त करते रहे आप? क्यों कुछ नहीं कहा किसी को भी? अनुशे ने अपने दुपट्टे के पल्लू से चेहरे पर लगे खून को साफ करना शुरू किया तो उनकी शिकायतें भी उनके लबों पे आ गई थी। मैं चाहता था तुम सबके सामने अपनाओ मुझे, बताओ दुनिया को कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। मैं ऐसा नहीं कर सकती फहाज, बच्चे हैं, फैमिली है, सबके सामने मैं नहीं अपना सकती। तो फिर मैं भी ऐसी ही हिम्मत करते रहूंगा तुमसे मोहब्बत के इजहार की। और यही हाल। अनुशे जैसे ही आगे झुकी थी, फहाज की नजरें उनके लबों पर गई थी, मगर वो आगे झुककर उनकी आंखों पर बोसा दे रहे थे, उनके माथे पर और फिर उनके गाल पर जहाँ जहाँ जख्म थे। फहाज, मुझे और तकलीफ मत दी। वो लोग जो आप जैसे अजीम इंसान के आगे खड़े नहीं हो सकते, उन लोगों ने आप पर हाथ उठाया, मुझे अंदर तक घायल कर दिया आपकी खामोशी ने। मगर ये भी सच्चे मैं नहीं अपना सकती। वो बेड से उठ खड़ी हुई और दूसरी तरफ चेहरा करके अपने आंसू भी साफ कर लिए थे। तो फिर रो क्यों रही हो डॉक्टर अनुशे? जख्म मुझे मिले हैं, चोट तो मुझे लगी है, तुम अपनी जिद पर डटी रहो। उन्होंने अनुशे को पीछे से जैसे ही अपने हिसार में लिया था, अनुशे की सांसें थम गई थी। फहाज, अनुशे ऐसे ही मिलते रहेंगे फिर, क्योंकि तुमसे मिलना तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं और मुझे तुम अपनाओगी नहीं। उनके वो हाथ जो अनुशे की वेस्ट पर थे, अनुशे ने उन हाथों को थाम लिया और दोनों उसी जगह खड़े रह गए थे। इस लम्हे को जैसे महसूस कर रहे थे, इस लम्हे को जैसे महसूस कर रहे थे। फहाज एक सरगोशी की थी जब फहाज के होंठ अपने कंधे पर महसूस हुए थे उन्हें। अनुशे, मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें एंड तक तुमने मुझे और हमारे रिश्ते को अपनाया नहीं किसी के भी सामने। फिर एक दिन मैंने खुद को अपनी आखिरी सांसें लेते देखा और तुम मेरी डेड बॉडी को अपने सीने से लगाए सबके सामने चिल्ला रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। अनुशे, वो तुम्हारा इजहार मोहब्बत सारी दुनिया ने सुना और जो सुनने के लिए तरसता रहा वो बेजान पड़ा था तुम्हारे पहलू में। फहाज ने जैसे ही बात मुकम्मल की थी, अनुशे रोते हुए वापस टर्न हुई और फहाज के सीने से लगकर और रोने लगी थी। अल्लाह ना करे फहाज, अल्लाह करे मेरी जान, कम से कम इसी बहाने तुम इजहार तो करोगी ना। मोहब्बत मुकम्मल मिलने का नहीं, मोहब्बत मुकम्मल होने का नाम है। इस उम्र की मोहब्बत वबाले जान है और शादी वबाले इज्जत, और मुझे दोनों हो गई है तुमसे अनुशे, मोहब्बत भी और शादी भी। लोग क्या कहेंगे इस लफ्ज को कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ख्वाहिश नहीं थी जीने की, आगे बढ़ जाने की। एक शादी पहले ही नाकाम हो गई थी, मगर तुम आई तो महसूस हुआ कि मैं किन लोगों की फिक्र करूं जिन्होंने कभी मेरे अकेलेपन की फिक्र नहीं की। फहाज के सीने पर छुपाए हुए अपने चेहरे को उठाकर फहाज की आंखों में देखा था। फहाज, में पहले मेरे जख्मों पर मरहम लगा दो, अभी और भी मिलेंगे ना। फहाज ने नीचे झुककर अनुशे को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम की तरफ चल दिए थे। वो द फहाज बाथरूम सिंक पर जैसे ही उन्हें बिठाया तो वो खुद भी पास खड़े हो गए। फर्स्ट एड कहाँ है डॉक्टर साहिबा? फहाज ने आहिस्ते आवाज में पूछा तो अनुशे का खुला मुंह फिर से बंद हो गया था। सेकंड कैबिनेट। कुछ सेकंड में फर्स्ट एड बॉक्स लाकर अनुशे के पास रख दिया था। जब दोनों हाथ अनुशे के साइड काउंटर पर रखकर वो और पास हुए थे। फहाज, जख्म यहाँ है, अपने चेहरे को अनुशे की ओर पास करके कहा था उन्होंने। जब सांसों में तेरी सांसें घुले तो फिर सुलगने लगे, एहसास मेरे मुझसे कहने लगे, आपका ध्यान कहाँ है डॉक्टर?
फहाज के चेहरे ने जैसे ही अनुषे के गाल को टच किया तो उनकी बड़ी बियर्ड ने अनुषे को पीछे सिरकने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ भी लगी है। गुस्ताखियाँ कुछ तुम करो कुछ हम करें, इस तरह शर्मा के दो साए हैं जो मुंह फेर ले हमसे। यहाँ भी होठों के पास उंगली ले जाकर उन्होंने अनुषे की आंखों में देखते हुए कहा था, वो जो उनके वजूद के दरमियान फासला था वो भी खत्म कर चुके थे फहाज साहब। फहाज। और यहाँ भी अनुषे ने जैसे ही कॉटन से उनके चेहरे के जख्म साफ करना शुरू किए तो उन्होंने अनुषे के हाथ को अपनी शर्ट के कॉलर पर रख दिया था। अनुषे की आंखें शर्म से झुकी जा रही थी और फहाज को और हिम्मत मिलती जा रही थी। कुछ जख्म लोगों ने दिए, कुछ दिल जख्मी तुम्हारे लफ्जों ने किया। अब मरहम लगाते हुए हाथ क्यों कांप रहे हैं? अनुषे की उंगलियां जैसे उनके शर्ट के बटन खोलने में मसरूफ हुई थी। फहाज के लबों को कंधे पर महसूस करते हुए वो भी रुकी थी। फहाज, जारी रखो। कंधे से शर्ट को सिरकाकर जैसे ही उन्होंने गर्दन के पास पोसा दिया, फहाज अनुषे को उठाए वो वापस बेडरूम में ले गए थे। तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में हो गई सुबह। अनुषे कहाँ गई? वो घर में तो है नहीं, पता करो कहाँ है वो और प्रोफेसर कहाँ है? मुझे दोनों की लोकेशन का पता करके बताओ। एहलाम बस कर जाए, हाथ इतने जख्मी हो गए हैं। रामीन जैसे ही क्रीम लगाने लगी थी, एहलाम ने उसे पीछे धकेल दिया था खुद से। वो साला बास्टर्ड, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बेडरूम में जाने की? उसकी जुर्रत कैसे हुई? गुस्से से नाक फुलाते हुए वो शीशे के सामने खड़े हो गए थे। बीवी, सांप का बीवी, और कोई भी जाए आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या पता ये उसका किरदार हो फहाज को फंसाने का, और क्या पता और मर्द भी। रामीन की गर्दन एहलाम के हाथ की गिरफ्त में थी अगले लम्हे। एक लफ्ज नहीं अनुषे के खिलाफ। वो किरदार में जितनी पाकीज़ा है, तुम 100 बार मरकर भी उसके जैसी नहीं बन सकती। तुम्हें मैं अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। दरवाजे की तरफ झटक दिया था रामीन को, जो इतनी हैरान थी कि बिना कुछ कहे ही रोते हुए वहाँ से चली गई थी। अनुषे, कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो, अगर उस प्रोफेसर का साया भी पड़ा तुम पर तो मैं उसे जान से मार दूंगा, देख लेना। उनके मोबाइल पर जैसे ही अनुषे और फहाज के मोबाइल की लोकेशन आई थी, उन्होंने पास पड़े गुलदान को शीशे पर दे मारा था। अनुषे, छोड़ूंगा नहीं इस बास्टर्ड को, तुम सिर्फ मेरी हो। अपना कोट उठाए वो कमरे से बाहर निकल गए थे, अपनी बीवी और बेटे को इग्नोर करके। बीजान, फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में बेटा? बीजान ने अपनी तस्बीह को मुकम्मल करके साइड पर रख दिया था। यही कि अभिया की शादी कहाँ होगी? यहाँ अनुषे के वालिदैन के घर में या एहलाम भाई के? नाज़नीन की बात सुनकर बीजान ने सर्द आह भरी थी। उन्होंने नजरें घुमाकर देखा तो हर तरफ तैयारियां चल रही थी और वो परेशान हो रही थी अंदर ही अंदर। बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फहाज का इंतजार कर रही हूँ मैं, वो आएगा तो ही बताएगा, क्योंकि ये लोग तो हमें यहाँ रोक रहे हैं, मगर हमारा यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। फहाज का फैसला होना चाहिए था, मगर अंबर ने हर बात में मुदाखलत करके अच्छा नहीं किया। बीजान, फहाज भाई यहाँ रोहान की शादी क्यों नहीं होने दे रहे हैं? अब तो सब भी नोट करने लगे फहाज भाई की बेरुखी। बेटा, कुछ बातें पर्दे में ही रहे तो ही अच्छी लगती हैं। यकीन जानो मैं कितनी परेशान हूँ इस वक्त कोई नहीं जानता। डॉक्टर, अनुषे आपसे मिलने आपकी नानी आई है और कोई भी जान। हमें अंदर जाने दोगी तो तुम्हें इस हिटलर से डांट का भी कोई खतरा नहीं होगा। नानी और बीजान हाथ पकड़े अनुषे के केबिन में दाखिल हो गए थे और नर्स वहां से घबराते हुए चली गई थी। आप दोनों यहाँ? वो जो फाइल स्टडी कर रही थी डेस्क पर रखकर, उसने उन दोनों का हाथ पकड़कर सीट पर बिठाया था। अनुषे बेटा, घर में तुम्हारी बेटी की शादी की तैयारियां हो रही हैं। शायद तुम्हें पता न हो कल मेहंदी है। अनुषे ने गहरा सांस भरा था और सामने कुर्सी इन दोनों के पास करके वो भी वहां बैठ गई थी। इन दोनों की जो बातें शुरू हुई तो वो इतनी तवज्जो हासिल ना कर पाई थी, सिवाय अभिया के नाम के अलावा। वो खुद भी स्ट्रेस में थी, मगर जो फहाज के साथ हुआ और वहाँ उस शख्स को भी तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। फिर उसके डेट की धमकी, एक साथ मुश्किलात के पहाड़ उसके सर पर आ गिरे थे। बेटा, इस उम्र में निकाह हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो मुआशरा कैसे करेगा? नानी की बात ने अनुषे की सांस साकिन कर दी थी। उसे लगा था कि नानी उसे समझेंगी, उसका साथ देंगी। नानी,
अनुशे, अगर तुम तलाक के बाद शादी का सोचती तो मैं करवाती शादी, मगर अब नहीं अनुशे। लोगों को पता चलेगा तो मजाक उड़ाएंगे, तमाशा बनाएंगे। फहाश तो ठहरा बाहर का, मगर तुम तो जानती हो ना हम कहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ इस उम्र में शादी नहीं होती, खासकर हमारे खानदान में। अनुशे बेटे, मैं फहाश को जानती हूँ, वो इस रिश्ते को लेकर जुनूनी था, मगर संजीदा नहीं हो सकता वो। मैं उसे जानती हूँ, अगर इतना संजीदा होता तो उसकी पहली शादी खराब होती। उसके पीछे तुम अपना नाम, अपने खानदान का नाम खराब मत करो। बीजान ने इतनी कड़वी बातें करते हुए अनुशे को गमजदा कर दिया था और केबिन से बाहर खड़े उस शख्स के हाथों से फूलों का गुलदस्ता गिर चुका था। बीजान, आप भी? वो तो आगे ही मुझसे निजात चाहती है। फहाज साहब मायूस लौट गए थे वहाँ से। आप दोनों चाहती क्या है अब? अनुशे फहाज की ओर इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। बेटा, अभिया इंतजार कर रही तुम्हारी, उसको उसकी माँ की जरूरत है। तुमने सारी जिंदगी वो दी उसे और अब ऐसे करोगी? क्या होगा हमारा, हमारी इज्जत का, मुबशर का? कम से कम एक बार घर चलो, रूहान अच्छा लड़का है। अनुशे, अपनी खुदगर्जी में हम सब की जिंदगियां बर्बाद मत करो। वो ठीक कह रही है अनुशे, इस उम्र की शादी का कोई वजूद नहीं, और बच्चों की शादी के बाद अगर पता चला तो क्या होगा? हमारे घर के लोग ही लोगों को जवाब देते देते थक जाएंगे। खुदा के लिए तुम दोनों अलहदा हो जाओ एक दूसरे से। वो दोनों उठकर दरवाजे तक पहुंची थी जब अनुशे ने उनसे एक ही सवाल किया, अलहदा होने से मुराद? तलाक ले लो बेटा, हम सब पर एहसान होगा तुम दोनों का। और वो दोनों वहाँ से चली गई थी। एहलाम भाई, बस शादी जल्दी से जल्दी करवाएं। मेरी भी जिद है, फहाज की अन्ना टूटनी चाहिए। बस फिक्र ना करें, मुबशर साहब के घर के साथ वाले मेंशन में ही मैंने सब अरेंजमेंट किया है। आप सब लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं, बस निकाह हो जाए तो देखूंगा। अनुशे के घर वालों को मैं जानता हूँ, निकाह होने के बाद वो खुद भी पीछे हो जाएंगे। यहाँ वो दोनों प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ फहाज साहब अनुशे के अपार्टमेंट से जाने की तैयारियां, और अनुशे फाइनली निकाह होने से कुछ देर पहले अपनी बेटी से मिलने आ गई थी। वो पशेमान थी जल्दी न आने पर, मगर वो शर्मिंदा नहीं थी अपने और फहाज के रिश्ते पर। बीजान कि फहाज को लेकर ख्यालात ने इस जज्बे को जगा दिया था जो फहाज की बेपनाह मोहब्बत भी जगा ना पाई थी अब तक, मगर बीजान की मुखालिफत और वो नफी बातों ने फहाज के लिए वो नरम गोशा रोशन कर दिया था अनुशे के दिल में। मोम, थैंक गॉड आप आ गई। ये सब अजीब अजीब बातें कर रहे थे आप? अरे एक साथ इतने सवाल जवाब, पहले मुझे अपनी दुल्हन को जी भर कर देखने तो दो। अभिया को उठाकर जैसे अपने गले से लगाया था। बाकी सब कजन्स और मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से चले गए थे इन दोनों की को प्राइवेसी देकर। मोम, आज के दिन सब माएँ अपनी शादी का जोड़ा, कोई सुर्ख दुपट्टा अपनी बेटी को निशानी के तौर पर देती हैं, पर बेटा मेरी शादी का जोड़ा मेरे लिए कभी खुशनसीब साबित नहीं हुआ तो मैं तुम्हें वो कैसे दे सकती हूँ? कहते हुए सर झुका लिया था अनुशे ने। इतने साल के बाद उनकी आंखों में आंसू आए थे अपनी बेटी के सामने। मोम, आप मुझे डरा रही हैं। अभिया उनका हाथ पकड़कर उन्हें पेट पर बिठा चुकी थी। अभिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस दुल्हन के जोड़े में। मैं जी भरकर तुम्हें देख नहीं सकती कि मेरी नजर न लग जाए। अभिया के माथे पर बोसा देकर अपने साथ बिठा लिया था उन्होंने। मोम, अभिया खुद परेशान हो गई थी। अभी तक उसे लग रहा था वो अपनी मोम के बगैर शादी कर लेंगी और बाद में रूहान के साथ उनके सामने जाएंगी तो उसकी मोम नाराज नहीं होंगी। अभी तक घर में भी किसी को कोई फिक्र नहीं थी अनुशे की शादी में आने या न आने की। सभी चाहते थे शादी हो जाए, मगर अब अपनी मोम को इतना खुश, इतना अफसरदा और उदास एक साथ देखकर वो भी घबरा गई थी। अभिया, अभी जो मैं कहने वाली हूँ शायद दुनिया की कोई माँ ना कह सके, मगर मैं पहली बार हिम्मत कर रही हूँ कुछ करने की अपने लिए बेटा। ओ, आप खुलकर बताएं मोम। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि अब जो होने वाला है। अभिया, मोम प्लीज ऐसा मत कहिएगा कि आप मेरी नजरों से गिर जाएं। कुछ ऐसा मत कहिएगा कि दुनिया के लोगों की बातें सच साबित हो जाएं। अभिया के एक जुमले ने इस माँ का दिल चीर दिया था जिसने अपनी सारी जिंदगी इसलिए भी बर्बाद कर दी कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी का क्या होगा। मगर अब नहीं तो कभी नहीं, वो तय कर चुकी थी। अनुशे, फहाज, मिसेस फहाज। पलकों पर आंसू थे और उसके लब मुस्कुरा दिए थे। कुछ देर पहले हुई बहस पर, फहाज के नाम पर, इन कपड़ों पर, इस लड़ाई पर। मोम, अनुशे ने गहरा सांस भरा था। तुम जानती हो तुम्हारे डेट के धोखे के बाद बस हम दोनों थे एक दूसरे के
ہر خوشی ہر غمی میں ابیہا، اس وقت شاید تم ہوتی تو میں مر گئی ہوتی۔ شوہر کی بے وفائی کوئی چھوٹا غم نہیں ہوتا ابیہا، طلاق لینے کے بعد بھی میں سکون نہیں لے پائی۔ لوگ کہتے تھے برداشت کر لو، گھر والے کہتے تھے صبر کر لو، مگر وہ جو میرے اندر کی بیوی تھی وہ مر گئی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی تھی اس شخص کے ساتھ جس نے مجھے توڑ دیا، کھوکھلا کر دیا۔ بیٹی کے ہاتھوں کو ہونٹوں تک لے جا کر انہوں نے بوسہ دیا تھا۔ وہ خود تو آبدیدہ تھی مگر بیٹی بھی اکشبار تھی ان کی۔ موم، ابیہا، یہ کوئی عمر نہیں ہے خوش رہنے کی، اپنی مرضی کرنے کی، پر میرے لیے کبھی بھی کوئی عمر ایسی نہیں جب میں نے اپنی مرضی کی ہو۔ ایک بار کی تھی، دھوکہ مل گیا۔ آج میں تم سے سچ بولنے آئی ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں چل رہا، کوئی چکر نہیں، کوئی یارانہ نہیں، اپنا کردار ایسا نہیں رکھا جسے معاشرہ طلاق یافتہ عورت کو بتاتا ہے۔ ابیہا نے جیسے سکون کا سانس بھرا تھا، پر کچھ پل کے لیے انوشے کی اگلی بات نے انہیں شوک کر دیا تھا۔ میں نے نکاح کیا ہے فہد سے، رائٹ فلی شادی کی ہے۔ ابیہا نے آدھی بات سن کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ آپ نے تو سچ میں لوگوں کو سچا ثابت کر دیا۔ آج مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے ابیہا، سچ پوچھو تو آج مجھے میری بیٹی کی بھی پرواہ نہیں۔ آج گھر کی سجاوٹ، بنا سنگار تمہارا اس طرح مکمل تیار ہونا مجھے ایک بات تو باور کروا گیا ہے کہ میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے ابیہا، مگر اس شخص کا میری زندگی سے چلے جانا مجھے مار دے گا۔ آج میں اس عمر میں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، یہ سب چھوڑ کر اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ابیہا، میں نے اگر اس شخص کو جانے دیا تو میں خود کو بھی ویسی نہیں رہوں گی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہوئی، مجھے اس شخص کی محبت سے عقیدت ہو گئی ہے۔ وہ جس نے سب چھوڑ کر میرا ہاتھ تھاما، وہ بھی معاشرے سے، رشتہ داروں سے، اپنوں سے، غیروں سے ڈر کر ساری زندگی گوا بیٹھا جسے میں۔ ابیہا کو کندھے سے پکڑ کر واپس اس کا منہ اپنی طرف کیا تھا بہت پیار سے۔ میں خود غرض سہی، مطلبی سہی، مگر میں تمہاری خوشیوں کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ ہاسپٹل تو چھین چکے ہیں ڈیڈ، اب یہاں کیا کروں گی رہ کر؟ میں فحاش کے ساتھ جا رہی ہوں، میں دعا کروں گی تم روحان کے ساتھ خوش رہو۔ میں اور فحاش، ہم دونوں آپ سب سے دور چلے جائیں گے۔ بیٹی کی ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ ابیہا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، چلو بیٹا۔ رامین فیملی کی اور خواتین کے ساتھ اندر آئی تھی۔ ابیہا بنا انوشے کی طرف دیکھے باہر چلی گئی تھی۔ ڈیڈ، روحان، پلیز ڈیڈ، آج کے دن کچھ نہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، سب ٹھیک جا رہا ہے، ڈونٹ وری، میں کوئی مسئلہ ڈالنے نہیں آیا، خوش رہو، ویسے بھی میری ضرورت کسی کو نہیں۔ وہ جانے لگے۔ جب روحان نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، پاک کے دل میں ایک امید جاگی تھی جو روحان کی اگلی بات نے ختم کر دی تھی۔ تھینک یو سو مچ، واپس چل کر ہم بیٹھ کر بات کریں گے ڈیڈ، ڈونٹ وری، فحاش کے گلے لگتے ہی روحان نے کہا تھا، اور پھر شیشے کے آگے چلا گیا تھا۔ وہاں اسے میری ضرورت نہیں، اور یہاں میرے بچوں کو، میں اپنی اسی زندگی میں ایک روبوٹ کی طرح کام کرتا صحیح ہوں۔ وہ بچتے بچاتے جیسے ہی مہمانوں کے رش سے باہر نکلے تھے تو ٹیکسی پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان کی گاڑی جیسے ہی ایئرپورٹ کے باہر رکی تھی، کچھ دوری پر کھڑی ہوئی اس کار سے بھی وہ بھی باہر نکلی تھی جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پروفیسر فحاش کا۔ پروفیسر فحاش، ڈیم اٹ، اگر تم وہی ڈریس پہن کر یہاں تک آئی ہو نا تو بنا دیکھے چھوڑ جاؤں گا۔ جانا تو ویسے بھی ہے، پر پروفیسر صاحب دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اور پاس ہو رہی تھی۔ انوشے میں فحاش صاحب جیسے ہی ٹرن ہوئے تھے، انوشے کو پہلے سے زیادہ کور سوٹ پر اپنا کوٹ پہنے دیکھ ان کا غصہ ہوا میں اڑ گیا تھا۔ جی کہاں کی تیاری تھی؟ کچھ اور قدم بڑھائے تھے انوشے نے۔ واپسی کی، یہاں کسی کو میری ضرورت نہیں ہے، سوچا کیوں نہ اسی زندگی میں چلا جاؤں اس خواب کی دنیا سے، مجھے چھوڑ کر، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر۔ انوشے کے ہاتھ کو اب ٹھیک سے دیکھا تھا جس سے انہوں نے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑا ہوا تھا۔ انوشے، میں تمہیں تمہاری بیٹی، تمہارے ہاسپٹل، تمہارے اپنوں سے دور نہیں کرنا چاہتا، اتنے بہانے نہ لگائیں، صاف صاف کہیں کہ بس دل بھر گیا۔ انوشے کا لہجہ غم سے بھر گیا تھا، اور فحاش کی آنکھیں۔ اگر دنیا خوشیاں، سانسیں سب گنوا کر بھی تم سے ملوں تو میں تمہیں چنوں گا انوشے۔
اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، سب کو چھوڑ کر ہمارے رشتوں کو چن لیا ہے فہاج۔ وہ ہاتھ بڑھائے جیسے ہی آگے بڑھی تھی تو پیچھے سے آتی تیز رفتار گاڑی کے ٹکر نے انوشے کے وجود کو دوسری طرف پھینک دیا تھا۔ فہاج کا بڑھا ہوا ہاتھ ہوا میں خالی رہ گیا تھا، جیسے انوشے کے وجود کو خون سے لت پت دیکھ ان کی روح جسم سے چلی گئی ہو۔ میری بیوی کو مجھ سے دور کیا تھا۔ وہ جو شخص شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کی گاڑی بھی آگے ٹرک کے ساتھ ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ انوشے وہ بھاگتے ہوئے روڈ کے اس پار گئے تو انوشے کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ انوشے کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر ان کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا تھا انہیں سمجھ نہیں آئی اس وقت وہ کیا کریں کیا نہیں۔ بھیگتی آنکھوں کو بند کیے انہوں نے جیسے ہی انوشے کی بند پلکوں کو چوما تھا۔ کتنے لمحے وہ ایسے ہی جھکے رہے تھے۔ سر، ایمبولینس آ گئی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا انوشے کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ جلدی سے انہیں لے گئے تھے ایمبولینس میں۔ اگر تم یہ دل مانگ لیتے جانے من، ہم تمہیں جان دے دیتے۔ تمہیں کیسے ہم بھول جاتے، مر کے بھی تم ہمیں یاد آتے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے دوسرے بار بھی پوچھنے پر جب ابھیا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو حال میں خوشی سے چہکتے ہوئے چہرے حیرانگی میں گم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ خاص کر روحان، مجھے قبول نہیں، آئی ایم سوری۔ وہ جیسے ہی پردے کے اس پار سے اٹھی تھی، درمیان میں لگے اس پردے کو توڑ کر روحان ابھیا کی جانب بڑھا تھا۔ ابھیا، یہ کیا بچپنا ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری۔ یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو؟ مبشر صاحب نے غصے سے پوچھا تھا، جن کی آواز پر سب ڈر گئے تھے مگر ابھیا نہیں۔ میری ماں کا دل دکھا کر میں کون سی خوشیاں حاصل کرنے چلی تھی؟ ان کو رد کر کے کیا پانے چلی تھی میں؟ تمہیں، جسے اس بات کی فکر نہیں کہ اس کے ڈیڈ کہاں ہیں، اس کے اتنے بڑے دن میں؟ ڈیڈ راضی ہیں ابھیا، شادی کے بعد تمہاری موم بھی مان جائیں گی، پلیز ابھیا۔ وہ التجا کر رہا تھا بار بار ابھیا کا ہاتھ پکڑ کر۔ احلام صاحب غصے سے ابھیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس وہیں بٹھا چکے تھے۔ مولوی صاحب، آپ شروع کیجئے۔ ڈیڈ، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ موم موو آن نہ کر سکے؟ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ جسٹ شٹ اپ، اپنی ماں کے انفلوئنس میں رہ کر تم بھی ویسی ہی ہو گئی ہو۔ اچھی بات ہے، میں آپ کی طرح ہارٹ لیس نہیں ہوئی، اس لیے میری آنکھیں کھل گئی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے آج اپنی ماں کی قدر اپنی زندگی میں جانی ہے۔ دیکھے، میں اپنی محبت وار چکی ہوں اپنی ماں پر، اور ڈیڈ، وہ بہت پہلے ہی موو آن کر چکی ہے، وہ بھی ایک میرڈ وومن ہے۔ اپنا لہنگا اٹھائے اوپر جانے کے بجائے دروازے تک چلی گئی تھی۔ امبر سے لے کر رامی، نانی سے لے کر بی جان، سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ایک اور بات سر مبشر، میری موم پراؤڈ ڈاٹر اینڈ وائف ہونے کے ساتھ ساتھ پراؤڈ ڈاکٹر بھی ہے۔ آپ نے ہاسپٹل کی اونرشپ چھین لی تو کیا ہوا، انہوں نے اپنی سیٹ کو ہی دے دیا۔ اس بار انہوں نے اپنی خوشیاں آگے رکھی، ورنہ آپ تو اپنی زندگی کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی کو پہلے ہی برباد کر چکے تھے۔ مگر مجھے خوشی ہے، میری ماں نے اب اپنا جیون ساتھی خود چنا ہے۔ ابھیا دہلیز سے باہر قدم رکھ چکی تھی، وہاں کھڑے ان سب مردوں کو خاموش کر کے۔ وہ خود بھی بہت خاموشی کے ساتھ اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھے وہاں سے چلی گئی تھی، مگر روحان، اس کی آنکھوں میں ایک جلتی ہوئی آگ دیکھی تھی ابھیا نے جانے سے پہلے، جو شاید اب اسے حاصل کیے بغیر، بدلہ لیے بغیر بجھنے والی نہیں تھی۔ وہ اس جنون میں شیروانی کو اتار کر وہاں پھینک کر، سر سے صحرا اتار کر دور پھینک چکا تھا اور چلا گیا تھا وہاں سے۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، باسٹرڈ، فہاج کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اپنی گن نکالے احلام سب کے سامنے کہتے ہوئے چلے گئے تھے، یا اللہ، بیٹا، صہیب، ندیم، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا امی، میں دیکھتا ہوں۔ نازنین بیگم کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑے وہ لوگ دوسرے گھر میں اپنی فیملی اور رشتہ داروں کو لے گئے تھے۔ وہاں صرف مبشر صاحب اور ان کی فیملی تھی۔ آج اس نے پھر سے رسوا کروا دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا، کیا کہا اس کی بیٹی نے، اس نے شادی کر لی ہوئی ہے۔ مبشر صاحب کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ مبشر، آپ پریشان نہ ہو، میں خود بات کروں گی۔ بس اب کوئی بات نہیں کرے گا، وہ میرے خلاف گئی ہے، اب میں اس کے خلاف جاؤں گا۔ دیکھ لینا، میں پہلے اس ہاسپٹل کو بند کراؤں گا، پھر آگے دیکھنا۔
मेरी अनुषे से शादी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगा। फहाद डॉक्टर से बात कर रहे थे जब उन्हें आते हुए एहलाम की आवाज सुनाई दी जो गन ताने उन्हीं के पास आ रहे थे। What the hell? इन्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी? डॉक्टर साहब ने जैसे ही कहा वो उसे भी धक्का देकर फहाद का गिरबान पकड़ चुके थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे शादी करने की? खुदा की कसम अगर ये सच है तो मैं आज तेरे साथ उसे भी मार दूंगा। तू मारेगा उसे? मार कर दिखा। वो इस कमरे में ही गन पकड़े हाथ को मरोड़ कर उन्होंने एहलाम को एक ही मुक्का मार कर दीवार के साथ लगा दिया था। उस दिन इसलिए तेरा उठा हुआ हाथ बर्दाश्त किया क्योंकि वो चुप थी, मगर अब नहीं, अब नहीं। एक और मुक्का मारा, फिर एक और। अनुषे की हालत का सारा गुस्सा वो एहलाम पर निकाल कर जख्मी कर चुके थे उन्हें, और फिर सिक्योरिटी इन दोनों को अलग कर चुकी थी। दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। मैं देख लूंगा तुम दोनों को, याद रखना। पहले अपनी हालत देख, लेकर जाएं इसे। वो एहलाम के जाने के बाद अनुषे के रूम में चले गए थे, जिनके माथे पर बैंडेज देखकर उनकी आंखें नम हो गई थी। डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को यहाँ से शिफ्ट करवाना चाहता हूँ, पर सर प्लीज मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मेरी बीवी को मेरा जेट 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा। आपकी मदद चाहिए। वहाँ जाकर आप और आपकी टीम वापस इसी में वापस आ जाएंगे। मैं डबल चार्ज पे करूँगा, मगर मजीद इलाज यहाँ नहीं होगा मेरी वाइफ का, प्लीज। ओके सर। कुछ घंटों में उनकी फ्लाइट वहाँ से चली थी और अनुषे की आंख उस वक्त खुली थी जब उन्होंने खुद को फहाद के अपार्टमेंट और फिर उनके बेडरूम में पाया था। आपका काम हो जाएगा सर। कुछ फोटोज के साथ आपको एड्रेस भी भेज दूंगी। अनुषे के बिस्तर के पास खड़ी इस नर्स को फोन पर बात करते देख फहाद ने गुस्से से उसे देखा था। कौन सा काम हो जाएगा? उसके फोन बंद करते ही फहाद ने पीछे से पूछा तो वो डर कर अपना फोन गिरा चुकी थी। सर वो कुछ नहीं, डॉक्टर साहिबा को मैं मेरी मिसेस की तस्वीर मेरी इजाजत के बगैर लेकर किसे भेजने वाली हैं आप? और आप बाकी टीम के साथ वापस नहीं गई इसी काम के लिए? सर नहीं, दरअसल वो घबराते हुए मोबाइल उठा चुकी थी, अब बहाने बनाते हुए कमरे से बाहर जाना चाहती थी जब फहाद ने मोबाइल फोन की तरफ इशारा किया। सर फोन। और जब उसने कांपती हाथों से मोबाइल पकड़ाया, वो फोन दीवार पर मारकर तोड़ दिया था। अगर एड्रेस या कुछ भी किसी को बताने की कोशिश की थी, याद रखना यहाँ का कानून मुजरिम पकड़ने में लापरवाही नहीं करता। अब जाओ यहाँ से। कुछ देर माफिया मांगने पर भी फहाद ने उसे नहीं रखा और सिक्योरिटी से कहकर बिल्डिंग से बाहर भिजवा दिया। उसके जाने के बाद अनुषे की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुई तो फहाद को बिल्कुल पहलू में पाकर अनुषे ने मुस्कुराते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली। अगर तुम सोच रही हो, कोई ख्वाब देख रही हो तो सोच लो, इतना खूबरू नौजवान ख्वाब में नहीं मिलता मोहतरमा। फहाद ने झुककर लबों पर जैसे ही बोसा लिया, अनुषे एक झटके से उठ गई थी। हा हा हा। वो हंसते हुए रूम से गए और कुछ देर में खाने की ट्रे लेकर आ गए थे। फहाद अचानक उठने पर अनुषे के सर में जो दर्द शुरू हुआ, वो वापस लेटना चाहती थी जब फहाद साथ बैठ गए। थोड़ा सा खा लो, कब तक बेहोश रहकर मुझे सजा दोगी? उदास लहजे में पूछा था। अनुषे भी हैरान हुई थी और उन्हें वो एक्सीडेंट याद आया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था? हम कहाँ हैं? ये मेरा फ्लैट तो नहीं। हम पाकिस्तान से आ गए हैं, ये हमारा घर है। मेरी छोटी सी जन्नत तुम्हारे साथ। कहते कहते जूस का गिलास अनुषे के होंठ तक ले गए थे, जिसे उन्होंने घूंट घूंट पीना शुरू कर दिया था। अब ये सब जल्दी से खत्म कर ले डॉक्टर साहिबा, इसे मत देखी। ये भी खिलाएंगे तो खाऊंगी। प्रोफेसर साहब देख नहीं रहे, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। फहाद के कंधे पर सर रखे आंखें बंद कर ली थी उन्होंने। अभी भी जिस्म में ताकत नहीं थी, वही हाल फहाद का भी था, मगर वो दोनों एक दूसरे की हिम्मत बन रहे थे फिर से, क्योंकि अभी तो उनकी जंग शुरू हुई थी, मुआशरे से, खानदान से, अपनों से। अनुषे जवाब देते हुए अनुषे के होंठ फहाद की गर्दन को जैसे जैसे छू रहे थे, उनकी गिरफ्त अनुषे की वेस्ट पर और मजबूत हो रही थी। मुझे यकीन नहीं था तुम आओगी, ये सब ख्वाब सा लग रहा है। मुझे तो आना था, क्या जल्दी और क्या लेट फहाद। मैं भी खुद के लिए जीना चाहती हूँ
और फिर पता चला चाहत तो आपके साथ जीने की है। फहाज की बियर्ड पर उंगलियां फेरते हुए अनुषा ने आंखों पर उंगलियां फेरते हुए फहाज के बालों की लौ तक ले गई। कब से नहीं सोए, कितने गहरे हल्के पड़ गए हैं, अब यहीं लेटे रहे। कंफर्ट को फहाज पर दिए उन्हें भी अपने साथ लिटा लिया था, जो बिल्कुल चुपचाप मान रहे थे। ये गहरे हल्के थकान के नहीं है। तुम्हें खोने के डर ने आंख झपटने का मौका नहीं दिया। बहुत करीब से अपने डर को देखा, तुम्हें खून में देखकर। तब से एक ही वादा कर रहा हूँ कि एक तुम्हें होश आ जाए, फिर कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं बता नहीं सकता। अब आराम करें। फहाज के सीने पर सर रखे उन्होंने भी आंखें बंद कर ली थी। आई लव यू डॉक्टर अनुषे। अनुषे के माथे पर बोसा देते हुए सरगोशी की थी। जानती हूँ प्रोफेसर साहब, कुछ नई बात बताएं। हा हा हा। उनकी टेजिंग में कब वो एक दूसरे की आगोश में सुकून की नींद सो गए थे, बाहर की दुनिया से बेखबर, आने वाले अपनों की साजिशों से बेखबर। अब ये देखना था कि वो इतनी ही समझदारी से अपने रिश्ते को बचा पाएंगे आगे चलकर या नहीं। जिंदगी की पहली हकीकत अगर जिंदगी जीनी है तो अपनी खुशियों को लोगों की तरजीहात से पहले रखें। लोगों की तरजीहात देखेंगे तो आप जिंदगी गुजारेंगे, जिएंगे नहीं। इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज कह देते हो आज नहीं।